जिस दिन हम यहाँ दिल्ली पे आए तो वहाँ पे देखा कि ये जो नक्सलाइट बोल रहे हैं, नक्सलाइट कौन है? जब हम हक की बात करने लगे तो नक्सलाइट बोल रहे हैं। मतलब जो किसान देश के लिए अनाज उगाता है वो उनको वो किसान लगता है, लेकिन जब किसान उनके हक की बात करने लगता है, उनका हक मांगने जाता है तो वो उनको नक्सलाइट बता रहे हैं। किसान उनकी मांग है कि जो आपने कानून बनाया कि व्यापारी पैन कार्ड दिखा के माल खरीदी कर सकते हैं, तो किसानों की डिमांड ये है कि उसमें आप एमएसपी डालना भूल गए क्या? सरकार जाने के बाद प्रधानमंत्री निकल जाएंगे, बाद में कैसे बोल सकते कि किसानों को लिखा हुआ नहीं ना, तो हम बोल नहीं सकते ना कि हक से कि एमएसपी का अंदर खरीदी करो, क्योंकि वो तो हमको कानून दिखाएगी, कानून में कहीं पे एमएसपी लिखा नहीं है। तो सारा सर मतलब यहाँ पे फंसाया जा रहा है, ये तो झूठ बात है ना। ये आंदोलन जो है मराठी में बोलते हैं कि न भूतो आणि न भविष्य, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी होने वाला नहीं है। और इस आंदोलन के बारे में एक ही सेंटेंस में बोलने वाला हूँ कि ये जो आंदोलन है ये आखिरी आंदोलन रहेगा। ये आंदोलन अगर सक्सेसफुल हो गया है ना तो ये आंदोलन के बाद किसानों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर ये आंदोलन अनसक्सेसफुल हो गया है तो किसान आंदोलन करने के लायक बचेगी ही नहीं। यहाँ पे आने के पहले हमको थोड़ा सा मन में डर था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गलत बातें आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम पहली बार आए हुए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो सब किसान हैं, किसी की जात, धर्म या मज़हब या राज कोई पूछा नहीं जाता है। और सरकार जो बता रही है कि खालिस्तान वगैरह, वो तो उनका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन वो उनका प्रोपेगेंडा कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी किसान जाग चुका है। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖਲਬਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਹਟੇ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰ ਹਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੱਲ भी कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं गुजारिश करूँगा थोड़ी सी बात आप मराठी में भी कीजिएगा बाद में, पहले हम हिंदी में बातचीत करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस चीज़ ने आपको यहाँ पर खींचा, आप यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो गए? महाराष्ट्र में बैठे हुए आप किस नज़रिए से, क्या पिक्चर आपके दिमाग में बनी हुई थी जो ये आंदोलन चल रहा है? सबसे पहले मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में जब मैंने किसान आंदोलन के बारे में सुना तो सबसे पहले कानून के बारे में मैंने थोड़ी पढ़ाई की। हम किसान के बेटे हैं और छात्र भी है, तो छात्र होने के बावजूद हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि कानून का सही तरीके से पहले पढ़ाई करें, क्योंकि किसी भी चीज़ के बिना पढ़ाई या बिना उसके सोचे समझे हम विरोध नहीं कर सकते। जी प्रशांत जी, आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मतलब समाज कार्य का स्टूडेंट हूँ। और समाज कार्य में सोशल एक्शन नाम का एक मेथड भी होती है। तो हमने पहले MSW के छात्र होते हुए हमने पहले कानून की पढ़ाई की, ये कानून को समझा, बाद में इस कानून का हमारे खेती के ऊपर क्या असर होने वाला है, हमारे APMC महाराष्ट्र में जो APMC इसके ऊपर क्या असर होने वाला है, ये सब हमने सोचा। बाद में हमने इस आंदोलन की जो डिमांड है इसके बारे में भी पढ़ाई की, और इसके बाद हमको ये लगा कि नहीं, ये जो हो रहा है जो कानून बनाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और किसी किसान संगठन ने या किसी किसानों ने इसकी डिमांड भी नहीं की थी, तो इसका हमें विरोध करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे आने की सोची है। ठीक है प्रशांत जी, अभी आप बता रहे हैं कि आपने उन कानूनों को पढ़ा जो बनाया गया था, तो MSP पे जहाँ खेती बाड़ी के ऊपर जो 3 बिल लाए गए हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जहाँ हमारे जो खेती बाड़ी मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बिल हैं ये किसानों को बहुत फ़ायदा देंगे, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं फिर इस हिसाब से? देखिए, अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं इस बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जिस तरह से मैंने कानून पढ़ा है, मतलब जो किसान है उनकी मांग है कि जो आपने कानून बनाया कि व्यापारी पैन कार्ड दिखा के माल खरीदी कर सकते हैं, तो किसानों की डिमांड ये है कि उसमें आप MSP डालना भूल गए क्या? आपने वहाँ पे MSP क्यों नहीं डाला है? अगर किसानों के फायदे की बात है तो वहाँ पे MSP कानून में लिख दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं आपको पता, तो वो MSP के तौर पे खरीदी करेंगे। चलो मान लेते प्रधानमंत्री की बात सच है,
सरकार जाने के बाद प्रधानमंत्री तो निकल जाएंगे। बाद में कैसे बोल सकते कि किसानों को तो लिखा हुआ नहीं ना, तो हम बोल नहीं सकते ना कि हक से कि ये एमएसपी के अंदर खरीदी करो, क्योंकि वो तो हमको कानून दिखाएगी, कानून में कहीं पे एमएसपी लिखा नहीं है। तो सारा सर मतलब ये आप पे फंसाया जा रहा है, ये तो झूठ बात है ना। ठीक है, मेरे नाल प्रशांत जी भी मौजूद ने। दोनों वीरों का नाम प्रशांत हैगा। प्रशांत जी, मुझे ये बताइए कि आप जब चले थे तो आप कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे, किस साधन के द्वारा आप यहाँ पे पहुँचे हैं? अभी हमारे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने क्या, रवीश कुमार जी जो एनडीटीवी के उनका एक वीडियो देखा, तो उनके जो थिंकिंग थी, उन्होंने जो फैक्ट है वो रखा, और उससे प्रेरणा लेकर हम बाय ट्रेन से यहाँ तक आए। और आते समय हमको 30 घंटा लगा यहाँ तक आने से। हम न्यू दिल्ली से बाय मेट्रो से आए इधर, और वहाँ से इधर ज्वाइन हो गए। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा था कि जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं किसान, उनको रोका भी जा रहा है, तो क्या आपको भी रोकने की कोशिश की गई थी? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ट्रॉली लेकर आएंगे, ट्रैक्टर लेकर आएंगे, बाइक लेकर आएंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है। जब हमारे महाराष्ट्र के मंत्री बाइक से आ रहे थे, तो उन्हें जो एमपी है, हरियाणा है, वहाँ रोका गया था कि ये आप जाएंगे तो थोड़ी हिंसा बढ़ जाएंगी, लॉ एंड कानून का थोड़ा कानून। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो क्रिएट हो सकती है। अच्छा प्रशांत जी, मुझे ये बताइए कि वहाँ से जब आप ये देख रहे थे, आपने कानून पढ़े, आपको लगा कि कानून कुछ सही नहीं है, तो फैसला क्यों किया? आप वहाँ पे रुक भी सकते थे, तो कब आपके जहन में आया कि नहीं, मुझे खुद वहाँ जाना भी चाहिए? मैं महाराष्ट्र से थोडे मराठी में बताता हूँ। काय आहे ना की आमच्याकडे या आंदोलनाविषयीची काही गैरसमज पसरवले गेले होते। कसं की या आंदोलनाला कशा प्रकारे आर्थिक पाठबळ मिळत आहे, या आंदोलनातील शेतकऱ्यांना नक्षलवादी बनवण्याची किंवा देशविरोधी बनवण्याची काहीतरी माहिती दिली होती। म्हणजे या आंदोलनांना असे वेगवेगळ्या प्रकारचे काहीतरी गालबोट लावण्यात आले होते। तर हे सर्व जे चुकीच्या गोष्टी ज्या आमच्या कानापर्यंत आल्या होत्या, आमचं एक कर्तव्य होतं की ह्या गोष्टी तिथं जाऊन सत्य काय आहे याच्या मागचं जे सत्य तपासायचा आम्हाला एक प्रयत्न करायचा होता। तर आम्ही काय केलं की आमचे 3 शेतकरी मित्र घेतले आणि हे सत्य तपासण्यासाठी आम्ही दिल्लीला आलो। जिस दिन हम यहाँ दिल्ली पे आए तो वहाँ पे देखा कि ये जो नक्सलाइट बोल रहे हैं, नक्सलाइट कौन है? जब हम हक की बात करने लगे तो नक्सलाइट बोल रहे हैं। मतलब जो किसान देश के लिए अनाज उगाता है वो उनको वो किसान लगता है, लेकिन जब किसान उनके हक की बात करने लगता है, उनका हक मांगने जाता है, तो वो उनको नक्सलाइट बता रहे हैं। यानी इसका मतलब ये पूरा झूठ है। जैसा कि अभी कोई पंजाबी सिख भाई ने मेरे को बताया कि जब पाकिस्तान में जो अमृतसर में 1984 में जो हमला होता, उसमें जैसा नक्सलाइट आतंकवादी बना के उनको ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत मारा गया था, उसी तरह का ये प्लान था, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। दूसरी बात ये कि इस आंदोलन का जो फंडिंग हो रही है कैसे हो रही है, मतलब कोई बोल रहा है, कोई मिनिस्टर बोल रहा है पाकिस्तान या चाइना से इसको फंडिंग हो रही है। मैंने यहाँ पे देखा है कि किसानों ने अपने खेती से जो इनकम आती है वो इकट्ठा करके चंदा जमा करके यहाँ पे पूरे आंदोलन का पैसा जमा कर रहे हैं। इस पंजाब में से जो भाई लोग बाहर के विदेश में नौकरियाँ करते हैं, उन्होंने इसके लिए फंडिंग भेजा है। तो ये जो सरकार बता रही है कि उनको चाइना और पाकिस्तान से जो फंडिंग आती है, ये पूरा झूठ है। और सरकार जैसे इस आंदोलन को झूठा साबित करने की कोशिश रही, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जी प्रशांत जी, जैसे प्रशांत जी ने तो बता दिया कि किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, आप किस चीज़ के स्टूडेंट हैं, क्या किस विषय के स्टूडेंट हैं आप? अभी मेरा तो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, हिस्ट्री में हुआ है। ठीक है, हाँ। तो हिस्ट्री क्या कहती है कि ऐसा जो आंदोलन है, क्या पहले भी हमारी हिस्ट्री में है, भारत की हिस्ट्री में है, कोई कभी ऐसा आंदोलन हुआ हो? पहले तो मैंने पढ़ाई की तो गांधी जी के टाइम पर चंपारण आंदोलन हुआ था कि जो किसान थे उस पर लादा गया था कि तुम यही फसल लगाओ, यानी कि हमको फ़ायदा मिलेगा। पर वो किसानों को दाम कम मिल रहे थे और प्रॉफिट जो है वो अंग्रेज़ ले रहे थे। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया था, वो पहला बड़ा आंदोलन था। उसके बाद बहुत हमारे महाराष्ट्र में बहुत आंदोलन हुए हैं। शरद जोशी जी हमारे तरफ, राजू शेट्टी है, बड़े बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने आंदोलन किए हैं। छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। अभी सबसे इतिहास में लिखा गया जाएगा तो ये इस साल का आंदोलन लिखा जाएगा। ये सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़ा है और पूरा शांतिपूर्ण है, कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, नियोजन प्लानिंग बहुत अच्छी है
और सब मिलकर ये फॉलो कर रहे हैं, या कोई जात अच्छा, नहीं। इसको आप ऐसा मान रहे हो कि ये किसी एक सूबे का आंदोलन है या ये पूरे भारत का हो गया? आप क्या मान रहे हैं इसको? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत का होना चाहिए, पर ये दिल्ली के नज़दीक पंजाब और हरियाणा होने के कारण यहाँ ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। बल्कि मैंने ऐसे देखा है कि महाराष्ट्र से भी बहुत आए हैं, झारखंड से आए हैं, तमिलनाडु से आए, अभी तो केरल से पाइनएप्पल भी भेज रहे हो। ऐसे पूरे जो हालांकि केरल से जैसे आप बता रहे हैं आने में बहुत समय लगता है। हाँ। अगर आप बाई रोड भी आएँ तो बहुत समय लगता है, फ्लाइट में भी काफ़ी समय लगता है वैसे तो, अगर रोड से आना तो काफ़ी समय लगेगा, उसमें काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये आंदोलन कहीं महाराष्ट्र में हो रहा होता तो सबसे ज़्यादा मराठे ही वहाँ पर पहुँचे होते, आप लोग ही पहुँचे होते। एक्चुअली सर, ये जो आंदोलन अभी पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं, तो आगे चल के मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आंदोलन है अपने स्टेट में अपने लेवल पे आंदोलन होना चाहिए। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला अधिकारी रहते हैं उनके ऑफिस के बाहर हम धरना लगा सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे हम जो हमारे तहसीलदार एसडीएम रहते हैं उनके यहाँ पे हम निवेदन या दे सकते हैं या धरना लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आंदोलन पूरे भारत का हो सकता है, और यह आंदोलन अभी भी पूरे भारत का है। लेकिन जैसा कि मेरे भाई ने बोला कि आने में बहुत दिक्कत रहती है, तो ये सच बात है। किसानों के ऊपर जिम्मेदारियाँ रहती है, किसानों को कुछ किसान आर्थिक जो खर्चा आने जाने का रहता है वो उठा नहीं सकते, इसलिए किसान इस आंदोलन में सहयोगी नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते। वो सहयोगी है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से योगदान अभी दे रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली पंजाब और महाराष्ट्र के जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बहुत डिफरेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में अकाल बहुत रहता है और पंजाब में पानी की स्थिति बहुत है, मतलब पानी बहुत मुबलक यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे बागायती खेती होने का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं। मैं स्पेशल विदर्भ रीजन से आता हूँ। विदर्भ रीजन है पूरा जो रीजन है इसमें खेत की बात है कि ये किसान सुसाइड के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ पे जो पूरी खेती होती है, ये पूरी खेती जो है ये करोड़ों यानी कि ऊपर के पानी के ऊपर होती है। तो यहाँ पे किसानों की हालत बहुत अलग है पंजाब के किसानों से तुलना की जाए तो। और पंजाब के किसानों खेती में जितना उत्पादन लेते वो महाराष्ट्र के किसानों से ज़्यादा बहुत दुगना है। वही महाराष्ट्र के दूसरी ओर पश्चिम महाराष्ट्र में जाए तो वहाँ पे पूरा अपोजिट, विदर्भ के अपोजिट नज़र आएगा। वहाँ पे पानी की मुबलक तरीके से पानी भी है, मुबलक पैमाने पे पानी है। उसके बाद वहाँ पे दुग्ध व्यवसाय या ऐसे कुछ जो साकर कारखाना, गन्ने की खेती बहुत होती है उधर। मतलब देखा जाए तो महाराष्ट्र में दो अलग अलग इलाके हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके से खेती नजर आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से देखा जाए तो पंजाब से तुलना में महाराष्ट्र के किसानों की आर्थिक स्थिति और उत्पादन में थोड़ा पीछे ही है, इसलिए महाराष्ट्र किसान इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं है। ऐसा ही मेरा मानना है। तो आप मानते हो कि ये जो आंदोलन हो रहा है उससे जो महाराष्ट्र का किसान है उसे भी जुड़ना चाहिए, और उससे अगर वो जुड़ता है तो उसको लाभ होगा? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। अभी सरकार बोल रही है कि आप एपीएमसी के बाहर माल खरीदी करो, बराबर माल मतलब बेच सकते हैं, और जिनके पास पैन कार्ड है वो माल खरीदी कर सकता है, बराबर। अभी इसमें जब बाहर का व्यापारी माल खरीदी करेगा तो उनको तो जो एमएसपी है वो तो उसके अंतर्गत माल खरीदी करने का बोला नहीं है, बराबर। तो क्या होगा कि पहले कुछ साल जैसा जियो ने प्लान किया, पहले फ्री में दिया वैसे, क्योंकि अंबानी अदानी की कंपनी आने वाली है, बराबर। तो ये लोग क्या करेंगे, पहले कुछ साल में एपीएमसी से ज़्यादा रेट देके माल खरीदी करेंगे, बाद में किसानों को आदत हो जाएगी, वो लोग बाहर के व्यापारियों का माल बेचेंगे, एपीएमसी में जाएंगे नहीं। सरकार बोल देंगे अभी एपीएमसी बंद खाली है, ये तो कुछ काम की नहीं, सरकार एपीएमसी बंद कर देंगी। बाद में ये व्यापारी लोग क्या करेंगे कि उनकी मोनोपोली निर्माण करेंगे और उनको जो लगेगा उस कीमत से माल खरीदी करेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने लगा। दूसरा बात ये है कि अगर व्यापारी और किसान के बीच झगड़ा हुआ तो कोर्ट में भी जाने की हमको मतलब हक नहीं मिल रही है, तो हमको कहाँ जाने का बोल रहे हैं, एसडीएम के पास। अभी एसडीएम एसडीएम के पास इतना वक्त है क्या जो किसान की बात सुने। और दूसरी बात ये एसडीएम लोग तो पहले ही उनको पैसा दे के सेटल किया जाएगा, वो किसानों की बात सुनेगी ही नहीं। मतलब किसान क्या करेगा। दूसरी एक कानून में ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कि जैसा कि मेरे दोस्त ने चंपारण की बात की, जैसा अंग्रेज़ों के टाइम में चल रहा था कि वो बोलेंगे उस तरह से खेती करो, मतलब हमारी खेती तो चली जाएगी। तो इस आंदोलन के बाद ये जो आंदोलन है इसमें
महाराष्ट्र से नहीं पूरे देश के किसानों को जुड़ना चाहिए। और ये आंदोलन जो है मराठी में बोलते हैं कि न भूतो आणि न भविष्य, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी होने वाला नहीं है। और इस आंदोलन के बारे में एक ही सेंटेंस में बोलने वाला हूँ कि ये जो आंदोलन है ये आखिरी आंदोलन रहेगा। ये आंदोलन अगर सक्सेसफुल हो गया है ना तो ये आंदोलन के बाद किसानों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर ये आंदोलन अनसक्सेसफुल हो गया है तो किसान आंदोलन करने के लायक बचेगी ही नहीं। मेरे एक दो क्वेश्चन हो रहा है, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं आपको चलेगा। क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र से ही अंबानी अंडानी उनका बड़ा कॉरपोरेट उन्होंने जगत संभाला हुआ है। बराबर। यहाँ पे कह रहे थे बात कि जैसे अंडानी ग्रुप का ही फॉर्च्यून आता है, फॉर्च्यून प्रोडक्ट है, हाँ बराबर। तो उसको कहते थे कि उसको बैन कर दिया जाना चाहिए। तो आप क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसी प्लानिंग हो सकती है? महाराष्ट्र के जो किसान ऐसी कुछ कर सकते हैं जैसे ये रुख यहाँ के किसान या यहाँ के आंदोलनकारी अपना रहे हैं? उन्होंने एक आवाज़ दिया, एक आह्वान दिया सबको कि जो फॉर्च्यून के प्रोडक्ट हैं, ख़ास तौर पे जो रिलायंस के हैं, जो अडानी के प्रोडक्ट हैं, उनको बैन किया जाए। ऐसा हो सकता है कि वहाँ के महाराष्ट्र के किसान भी ऐसा कुछ जो है वो करें? कौन बताना चाहे? आप बताएं। अभी मेरा कार्ड पहले अभी एयरटेल है। मेरा 2016 में ऐसा ख्याल आया था कि ये एयरटेल का हम रिलायंस जियो में करेंगे, ठीक है। पर अभी ऐसा लगता है कि वो एयरटेल ही रहना चाहिए और जियो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो नीतियाँ है वो उससे इतना नफरत हुआ है कि उनके कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे आने वाले दिन। और आप जो बोल रहे फॉर्च्यून, तो वैसे महाराष्ट्र में पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि इनका जागृति लेके आनी पड़ेगी, जागृति लेनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि इनकी जो भविष्य की फ्यूचर की प्लानिंग है वो क्या है। लेकिन ये आपको ये बात सही लगी कि जैसे उन्होंने कहा है कि हमें इनके प्रोडक्ट हैं उन पे बैन लगा देना चाहिए, तो आप वैसे एग्री करते हैं कि ये बात सही है या गलत है? वैसे तो और ट्रेन्स के ऊपर भी उनकी ऐड लगी होती है। भारतीय रेलवे जो ट्रेन है उसके ऊपर भी बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है फॉर्च्यून प्रोडक्ट। इस तरीके से हमारी रेलवे के ऊपर जो सरकारी है हमारी है, उसके ऊपर भी अगर प्राइवेट कंपनीज इस तरीके से वो लगाएंगे, ऐड लगाएंगे और इतनी बड़ी बड़ी, और साथ में लिखा होगा भारतीय रेलवे, इसका मतलब तो ये होगा कि हमारी जो भारत सरकार है वो जैसे स्पॉन्सर कर रही हो इनको। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में जो सरकार है अभी वो पूंजीवाद वाली, मतलब कि दूसरे तरीके में सीधी लैंग्वेज में बेचना नहीं कह रहे हैं, सिर्फ शब्द की अदला बदली की है, बदली कर रहे हैं। तो लेकिन उसका असर उतना ही होगा। वो बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मैं देश नहीं बेचने दूंगा, लेकिन बेच तो नहीं रहे, लेकिन जो पूंजीवादी लोग हैं उनके हाथ में दे रहे हैं। और कुछ दिन के बाद ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से हमारी सब खेती हमारे सब उनके अंदर कर लेंगे और हम लोग सिर्फ मजदूर बन कर लेंगे। तो आपने जो फॉर्च्यून की बात की है और जो रेलवे के ऐड, तो रेलवे के ऐड तो क्या आज रेलवे पे कल वो एरोप्लेन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार उनके अंदर से चल रही है, बराबर। तो और दूसरी बात है कि अगर किसान ने ठान ली, महाराष्ट्र के किसान ने अगर ठान ली, तो महाराष्ट्र के किसान फॉर्च्यून का उनके सभी प्रोडक्ट बैन कर सकता है। लेकिन क्या है कि महाराष्ट्र में वो इतना अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा और स्पेशली यूथ को आगे आना पड़ेगा। और हम जैसे युवा जो यहाँ किसान आंदोलन में जुड़े हुए, तो मैं महाराष्ट्र के किसान को अपने चैनल के बारे में चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप 2-4 दिन यहाँ किसान आंदोलन में आइए, ये देखिए, ये पूरा समझ लीजिए, और उसके बाद महाराष्ट्र में जाके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरा कैंपेन चलाइए। और मेरा एक पूरा विश्वास है कि हम जैसे 2 लोग हैं, हम पूरे अगर महाराष्ट्र में ऐसे 36 डिस्ट्रिक्ट है उनमें से एक लोग भी गया तो पूरे महाराष्ट्र में एक कैंपेन चल सकता है। और एक ज़रूर करना चाहिए, जब तक ये बैन नहीं होगा तब तक ये लोगों को ऐसा कोई जो बोलते कि धक्का नहीं पहुंचने वाला है। तो ये धक्का देने के लिए अभी वक्त है, अभी नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता है। हमारे बस आखिरी सवाल है, हमारे देश में जो इजलास था वो भी कैंसिल कर दिया कोरोना को देखते हुए। सरकार ने जो सर्द रुत इजलास होता है वो भी कैंसिल कर दिया कोरोना की वजह से। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवादी आए हुए हैं, यहाँ पे जो आए हुए हैं लोग, उनसे देश की अखंडता को खतरा है, देश की अखंडता हो सकती है। सो खालिस्तानी बताया जा रहा है, किसी को नक्सलवादी बताया जाता है जो सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलता है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको डर लगा जब आप यहाँ पे आए? जो जिन लोगों से आपने बात की, क्या आपको दिल में थोड़ा सा सहम महसूस हुआ कि उनसे आपको ख़तरा हो सकता है?
बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आने के पहले हमको थोड़ा सा मन में डर था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गलत बातें आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम पहली बार आए हुए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो सब किसान हैं, किसी की जात, धर्म या मज़हब या राज कोई पूछा नहीं जाता है। और सरकार जो बता रही है कि ये खालिस्तान वगैरह, वो तो उनका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन वो उनका प्रोपेगेंडा कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी किसान जाग चुका है। दूसरी बात, जब हम हक की बात करेंगे, जब हम हमारे जो अधिकार है उनकी बात करेंगे, तो किसान ऐसे झूठे बातें बोलकर हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये तो पूरा डेमोक्रेसी में तो लिखा है कि अगर कोई किसी चीज़ का हम विरोध करना है तो हम हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये जब 2014 से आज तक देखा जाए तो जिस लोगों ने सरकार के कानून का विरोध किया है, उन लोगों को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है। और इस किसान के जो 3 कानून है, अगर सरकार को इतने लगता था कि इतने महत्वपूर्ण कानून है तो ये महामारी के दौर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सरकार को ऐसा लगता था कि जैसे जम्मू कश्मीर में 3 से 70 लगा दी, वहाँ पे वाईफाई जाम कर दिए, लोगों को सब मतलब बंदिश बना दिया एक प्रकार का, और वो कानून लगा दिया। सरकार को लगता था कि ये कानून भी वैसे ही लाएंगे, किसानों को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो एकता दिखाई और ये महामारी के दौरान भी यहाँ पे आए, तो इसके वजह से सरकार को भी पता है कि ये कानून हमको जो कि हमने किया है, इसको अभी पंजाब और हरियाणा के किसान और उनके साथ साथ पूरे देश के किसान वो कानून पीछे करवाने की ठानी है। ये तो सरकार को ही पता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बस आखिरी है, कोई आपकी स्पीच सुन के सरकारी मीडिया जो है, जो नेशनल मीडिया है, वो आपको भी बोल सकता है कि यहाँ पे आप वर्गला के आए गए हैं या फिर किसी को वर्गला रहे हैं और आप आतंकवादी हैं, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, उनको अगर हमको आतंकवादी कहना है तो कहने दीजिए, लेकिन हमारे पंजाब, हरियाणा और हमारे सब किसान भाई जो है ना, इस बात का कोई डर नहीं हमको आतंकवादी कहे और देशद्रोही कहे। अगर एक मतलब हमारे मराठी में एक कविता आहे, म्हणजे त्यांनी असं म्हटलं आहे की मला माझी नरकात जायची सुद्धा इच्छा आहे, पण त्याला कारण स्वर्गीय असलं पाहिजे। तर मैं ये कहता हूँ, हमको देशद्रोही कहा तो चलेगा, लेकिन देशद्रोही करने के लिए जो कारण है ना वो सही है। हमारे दिल से लगता है कि ये जो कारण देशद्रोही बोलने के लिए जो कारण है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हमको कोई डर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और मेरे दोनों वीरों का नाम प्रशांत सीगा, सो एक बार च धन्यवाद हो सकता है। थैंक यू प्रशांत जी। सो दोस्तों, साफ तौर के उत्ते इन्होंने गल कही है कि सानू भावें अतवादी कह लो, आतंकवादी कह लो, पर जे साडा रीज़न सही हैगा, असी देश सेवा दे विच आए हैं, इस मैदान दे विच कूदे हैं और मकसद साडी नीयत सच्ची है, तो कहते होंगे कि नीतां सच्चियां नूं मुरादां रब जरूर लांदा है। उम्मीद है कि ये जिहड़ा संघर्ष चल रहा है इस वक्त, इस दे विच जित हासिल होवेगी और पूरे भारत दे विच ये लहर, इसनूं नहीं कह सकते तूफान आ चुके हैं। कोई पंजाब तो लहर उठ रही है, कोई हरियाणा तो, कोई झारखंड तो, कोई MP तो, हुणे MP दे वीर भी आए हुए ने और ये मेरे वीर सी महाराष्ट्र तो। सो लहरां इकट्ठियां होके एक तूफान का रूप धारण कर चुकियां ने और सरकारां नूं हुण हत्थां पैरां दी पई हुई है। उम्मीद है कि हुण छेती तो छेती इस मोर्चे दे विच किसानां नूं जित हासिल होवेगी। कैमरामैन कुलविंदर सिंह दे नाल मनदीप सिंह, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर। धन्यवाद। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो YouTube ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट। खबर दी निरपक्ष आवाज़ विजिट करो www.nirpakhpost.com।